नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया, इजराइल और यूएस, इन तीनों देशों को आप अगर देखें तो तीनों के रिलेशंस पिछले 3-4 सालों में लगातार इंप्रूव हुए हैं और अब तो तीनों कंट्रीज ने एक ग्रुप भी बना दिया है I2U2, जिसमें ऑफ कोर्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी शामिल है। उसके अलावा आप देखोगे भविष्य में इंडिया, यूएस और इजराइल वेरियस इश्यूज पर यूएन में और जगह भी मिलकर कोलैबोरेट करेंगे। मगर इन तीनों कंट्रीज के रिलेशंस में रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ गया था। इलान उमर, जो यूएसए की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने अपना काम ही बना दिया था इंडिया और इजराइल की आलोचना करना। और यहां पर आप देख पाओगे ये है इलान उमर की फोटो। जब ये सबसे पहले यूएसए में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, उस वक्त इन्होंने सिर्फ इजराइल को टारगेट किया, इजराइल के बारे में बहुत कमेंट्स करी, ये कहा कि इजराइल गलत कर रहा है फिलिस्तीन के साथ। फिर इजराइल गाजा वॉर में जब भी इजराइल पे अटैक हुए, इसको इग्नोर कर दिया। जब इजराइल ने वापस गाजा पे रिटेलिएट किया, उस पर काफी कमेंट्स करी। एक टाइम पे आकर इन्होंने ना सिर्फ इजराइल, जो जुदाइज्म रिलीजन है और उस रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं ज्यूज, उन पर भी कमेंट करनी स्टार्ट कर दी। यूएसए में बहुत सारे थिंक टैंक्स इन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि लगता है कि इलान उमर को एक पर्सनल प्रॉब्लम है ज्यूज के साथ। ना ये तो इनका इशू था विद इजराइल। इंडिया के बारे में भी इन्होंने बहुत ही नेगेटिव बातें बोली हैं ओवर द इयर्स। एक बार तो ये यूएसए के लोकसभा में, जो जिस तरीके से हमारे यहाँ लोकसभा है लोअर हाउस, यूएसए में इनका जो लोकसभा है इसको ये कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक एंटी इंडिया रेजोल्यूशन लेकर आई और उस पर वोटिंग करवाने की डिमांड करी। हालांकि बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इतनी सद्बुद्धि थी कि इससे यूएसए का नुकसान होगा, तो इन दी एंड ये रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं। मगर एक आप कह लीजिए कोशिश इनकी पूरी थी। इन्होंने ये भी पूरी कोशिश करी कि जिस तरीके से टर्की और चाइना पर S-400 परचेज करने पे लगे हैं सैंक्शंस, सेम सैंक्शंस भारत पे लगाए जाएं। यहां पर आप देख पाओगे सिर्फ 5 यूएस डेमोक्रेट्स थे जिन्होंने भारत के अगेंस्ट वोट किया कार्सा इशू को लेकर। आपको पता होगा यूएसए के पार्लियामेंट में वोटिंग हुई कि क्या भारत को कार्सा वेवर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मेजॉरिटी से, आराम से आप कह लीजिए कंफर्टेबल मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास हुआ। मगर जिन 5 कांग्रेसमैन ने ये वोटिंग करी कि नई इंडिया पे सैंक्शन लगाओ, उनमें से एक थी इलान उमर। और ये यहां पर नहीं रुकी। रिसेंटली हमने फिर ये भी देखा कि ये एज ए यूएस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद गई पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाना देखो अपने आप में कोई ठीक है, इनकी खुद की मर्जी है। मगर पाकिस्तान में जाने के बाद इन्होंने पाकिस्तान की साइड से एंट्री कर ली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसकी वीडियो अपलोड करी, एक ब्रिज दिखाया कि देखो मैं बिल्कुल पीओके में खड़ी हूं, ये ब्रिज पार करके इंडियन साइड स्टार्ट हो जाएगी। ये देखकर भारत सरकार ने पहली बार इनके बारे में स्टेटमेंट दी। ये कहा कि इलान उमर की नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स है। और इवन यूएस गवर्नमेंट को भी इलान उमर की आलोचना करनी पड़ी और खुद को दूर करना पड़ा। ये कहना पड़ा कि देखिए ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गई है पाकिस्तान, इनकी विजिट का कोई रिलेशन नहीं है विद यूएसए। मगर ये पाकिस्तान में जाने के बाद ना वापस जब यूएस लौटी, तब इन्होंने इशू भी क्या रेस किया, इशू ये रेस किया कि इंडिया ना अपनी साइड लगातार डैम्स बिल्ड कर रहा है, उससे कल को नदियों का जो फ्लो है, जो पानी है, ये पाकिस्तान को कम मिलेगा। तो आप कह सकते हैं लिटरली कोई भी इशू हो जो इंडिया और इजराइल को टारगेट करता है, उस इशू को इन्होंने रिगरसली उठाया है। और यहां पे आपका एक क्वेश्चन आएगा, यूएसए में भी लोअर हाउस अपर हाउस है, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वहां पर, मगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉरेन पॉलिसी में इतनी बिजी कैसे हो गई? आई मीन इनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी तो वहां पर ये बिजी नहीं रहती कि स्टूडेंट्स का इशू होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या फिर और चीजें हैं। ऐसे लगता है कि बस ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है स्पेशल फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि इलान उमर का नाम बार बार फॉरेन पॉलिसी में इस वजह से आता था क्योंकि ये यूएसए की गवर्नमेंट में जो कमेटीज है ना, उनमें से एक जो कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की, उसकी पार्ट थी। यूएसए के पार्लियामेंट में आपको बहुत सारी कमेटियां मिलेगी, एजुकेशन लेवल को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, सीनियर सिटीजन्स की अलग से कमेटी होती है। वैसे ही विदेश नीति की भी एक कमेटी है, उस कमेटी की मेंबर थी इलान उमर। तो इस कमेटी के मेंबर होने से ही ना वैसे ही आपको काफी हक मिल जाता है कि आप इंटरनेशनल इश्यूज पर कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप काफी बार बाकी कंट्रीज को विजिट भी कर सकती हैं और कई बार तो यूएस गवर्नमेंट आपकी विजिट को फाइनेंस भी करेगी। तो इसी वजह से हमने देखा कि चाहे आर्टिकल 370 का इशू हो, दिल्ली राइट्स का इशू हो, बाय गॉड कोई भी इशू हो जहां पे एंटी इंडिया मुद्दा बन सकता है, तो इलान उमर ने उस मुद्दे का पूरा यूज किया। मगर इन दी एंड इलान उमर का रन अब फाइनली खत्म हो जाएगा। हाल ही में देखो यूएसए में हुए हैं मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म इलेक्शंस में क्या हुआ कि यूएसए का जो लोअर हाउस है, जो आप कह लीजिए इनका लोकसभा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां पर डेमोक्रेट पार्टी जो बाइडेन की पार्टी की हार हो गई और रिपब्लिकन पार्टी जीत गई। हालांकि मुझे ऐड करना पड़ेगा
कि रिपब्लिकन पार्टी को जिस नंबर्स की उम्मीद थी कि एक बहुत ही बड़ी इनकी जीत होगी, वो नंबर्स इनको नहीं मिल पाए, मगर रिपब्लिकन पार्टी ने आज के समय कंट्रोल ले लिया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का। और इसका मतलब अब यह है कि यूएसए का जो लोकसभा है, जो इनका लोअर हाउस है, वहां पर स्पीकर चेंज हुआ है। पहले यहां पर स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी जो बाइडेन की पार्टी को बिलोंग करती हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये नैन्सी पेलोसी है, इनकी आपने काफ़ी बार फोटो भी देखी होगी। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी में आ गई थी जब इन्होंने जिद पकड़ ली थी कि ये ताइवान की विजिट पे जाएंगी, और इन्हीं की विजिट के बाद हमने देखा कि लगातार चाइना ने ताइवान के आसपास बॉम्ब बरसाने स्टार्ट कर दिए। तो नैन्सी पेलोसी आज के समय यूएसए के लोकसभा में स्पीकर नहीं रही, इनको रिप्लेस कर दिया है रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी ने। यहां पर आप देख पाएंगे ये है केविन मैकार्थी, और केविन मैकार्थी ने, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, पावर संभालते ही पहली बात पता है क्या बोली? पहली बात इन्होंने कही कि मैं इलान उमार को हटाऊंगा। इलान उमार ने इजराइल के बारे में, यूएसए के फ्रेंडली कंट्रीज के बारे में, मेरे बारे में जो बोला है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। तो पहला काम मेरा ये होगा कि मैं इलान उमार को ना फॉरेन अफेयर्स कमेटी से हटा दूंगा। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखो। I made another promise to you last time. There was this congresswoman, Ilhan Omar. That's a rightful boo. I remember what she said about me. I remember what she said about Israel. Remember what she said about the relationship. I remember it so much I promised you last year that as Speaker, she no longer would be on foreign affairs. And I'm keeping that promise now. तो यूएसए के लोकसभा के जो नए स्पीकर हैं ये कह रहे हैं मैंने पिछले साल वादा किया था कि मैं पावर में आऊंगा, आते ही इलान उमार को हटाऊंगा और मैं अपना वादा पूरा करने वाला हूं। इन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया है। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव से ये बात बुलवाई है, ओपनली कहा है कि मैं इलान उमार को रिमूव करवाऊंगा। इनकी जो कमेंट्स थी इजराइल के ऊपर मैं कभी भूलूंगा नहीं, ना भूला हूं। और ऑब्वियसली इलान उमार ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि केविन मैकार्थी की वजह से यूएसए में इस्लामाफोबिया, जीनोफोबिया, रेसिज्म वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और ये इस्लामाफोबिया है, मुझे इस तरीके से टारगेट करना, मुझे कमेटी से रिमूव करना। देखो अभी बिल्कुल इलान उमार को फॉरेन कमेटी से हटाकर इनकी पावर बहुत कम कर दी जाएगी। फिर जो इनकी टिप्पणी है ना, ये इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया इतनी कवर भी नहीं करा करेगा, क्योंकि उस कमेंट की कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होगी, क्योंकि मेन जो कुर्सी थी इनके पास, जो पावर थी, वो छिन चुकी होगी। और इंडिया के लिए ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इलान उमार ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अपना मिशन बना लिया था कि आर्टिकल 370 के इशू को ये बार बार रेज करेंगी यूएसए में। और इन्होंने जो बाइडेन की सरकार को ये काफ़ी बार कहा कि आप खुद यूएन में आर्टिकल 370 का इशू उठाइए। तो अब इनका जाना इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीफ है, क्योंकि अब देखो इससे बैड हेडलाइंस नहीं बनेगी। नहीं तो इससे पहले देखो क्या था कि इंडिया यूएस आपस में जितनी भी तरक्की कर ले, इलान उमार की एक स्टेटमेंट हेडलाइन बन जाती थी। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन कमेटी की मेंबर भी थी। मगर अब पहली बात तो हम ये देख रहे हैं कि मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 99% यूएसए में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये इंडिया को लेकर नेगेटिव विचारधारा नहीं रखते। देखो हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि सारे बस हमारी सुनो, बस हमारा डोमिनेशन हो जाए। अगर कई लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, फाइन विद दैट, वी आर फाइन विद दैट। मगर इलान उमार जो कर रही थी वो बहुत ही सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म था। और अब हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत से यूएस पार्लियामेंटेरियंस खुल के कहते हैं कि आई एम प्राउड टू कॉल द पीपल ऑफ इंडिया एज अमेरिकाज फ्रेंड्स। और व्हाइट हाउस ने भी डिक्लेयर किया है कि अगर आपने सोचा था कि 2022 एक बड़ा साल था इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए, जो बिल्कुल था, काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी हुए हैं, F-16 वाली डील, उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह, मगर आप ओवरऑल देखोगे तो काफ़ी तरक्की भी हुई है, काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे। और यूएसए ने यहाँ पर कहा है कि 2023 और भी बड़ा होगा इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए। इसका रीज़न क्या है? देखो 2023 में जो क्वाड समिट है ना, वो भारत होस्ट करेगा। जी हाँ, 2022 में समिट होस्ट किया था जापान ने, 2023 में ये जो चारों लीडर हैं, अब तो खैर यहाँ पे स्कॉट मॉरिसन हट गए और फूमियो किशिदा आ गए हैं जापान में, तो इन दोनों की जगह नए लीडर आ जाएंगे और एक क्वाड समिट होगा इंडिया में। इसके बाद 2024 में अगला समिट होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो क्वाड समिट अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए। उसके अलावा फिर G20 समिट भी हो रहा है इंडिया में, इसके लिए भी जो बाइडेन भारत में आएंगे। हो सकता है कि 2023 में जो बाइडेन 2 बार भारत में आए, इट इज़ पॉसिबल। उसके अलावा देखिए ये भी बात चल रही है कि इंडिया यूएस CEO डायलॉग हुआ करता रहा, जिससे बहुत ही बड़ी जो कंपनीज हैं यूएसए की, ये डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाए इंडिया में।
ये जो डायलॉग है ये यूएस रीस्टार्ट करवाएगा और उसके अलावा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डायलॉग जो है ये भी शुरू होगा 2023 की शुरुआत में। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है मैं कहूँगा बहुत ही पॉजिटिव है, अच्छी न्यूज़ है फॉर इंडिया एंड इसराइल। ना सिर्फ इंडिया एंड इसराइल, जो ओवरऑल रिलेशनशिप है इंडिया यूएस और इसराइल का, इसके लिए मैं कहूँगा एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।